हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। सन 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था, लेकिन प्रारंभ में कंपनी के पास ऐसा कोई कर्मचारी वर्ग नहीं था जो कर वसूल करने में उनकी सहायता कर पाता। इसलिए उन्होंने कर वसूल करने का कार्य अपने हाथ में नहीं लेकर बंगाल के नवाबों के माध्यम से ही इस कार्य को करवाया। और इस व्यवस्था में बहुत सारी विसंगतियां थी, और बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को समाप्त करके उसने भूमि कर वसूलने का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाना आरंभ किया था। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को भूमि का ठेका दे दिया जाता था। पहले यह 5 वर्ष के लिए था, और बाद में सन 1770 ईस्वी में यह व्यवस्था वार्षिक कर दी गई थी। और इस व्यवस्था ने बंगाल में ये कहें कि एक तरह से किसानों की दुर्दशा का रास्ता खोल दिया था, और इससे बंगाल काफ़ी पिछड़ गया था। तो बाद में सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। पहले यह व्यवस्था जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन बाद में इसे 22 मार्च 1793 को इसको स्थायी कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 जो बंगाल का गवर्नर था, उसने 1793 ईस्वी में इस बंदोबस्त को लागू किया। पहले यह भी व्यवस्था भी जो है एक तरह से ये कहें कि 10 वर्षों के लिए ही स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, भू राजस्व की जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उसको 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई थी, इसलिए इसको जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जमींदारों के साथ एक स्थायी समझौता था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को जो है एक निश्चित भू लगान अंग्रेजों को देना पड़ता था। यह समझौता जमींदारों के साथ किया गया था। इसमें किसानों का कोई रोल नहीं था, इसलिए यह केवल और केवल जमींदारों के साथ था। यह बंदोबस्त प्रारंभ में बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, बाद में उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% भूभाग शामिल किया गया था, और इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का वंशानुगत मालिक मान लिया गया था। यानी अगर जमींदार अपने रहते या अपने मरने के बाद वो अपने वसीयत जो है वो अपने किसी उत्तराधिकारी को सौंप सकता था। जमींदारों को एक निश्चित धनराशि प्रति वर्ष निर्धारित समय पर सरकारी खजाने में जमा करवानी पड़ती थी, और यह राशि लगान का 10/11 भाग होती थी, अर्थात 89% सरकार का और शेष करीब 11% जो है जमींदार का होता था। इस व्यवस्था में किसान की स्थिति काश्तकार जैसी हो गई थी, क्योंकि किसानों से जमींदार मनमाना लगान वसूल करते थे, और सरकार ने भी ऐसा कोई समझौता, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करे। इसलिए जमींदार मनमाना लगान वसूल करते थे। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, और इसीलिए किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। अगर कोई जमींदार तय सीमा में लगान की राशि जमा नहीं करवा पाता तो उसकी जमींदारी भी नीलाम कर दी जाती थी।
अंग्रेज़ों ने 1794 में ही एक कानून बनाया था, सूर्यास्त कानून, जिसके अंतर्गत अगर कोई जमींदार तय सीमा पर भू लगान जमा नहीं करवा पाता था तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूर्यास्त कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य अस्त होने से पहले अगर कोई एक तिथि या एक दिन निश्चित कर दिया जाता और उस दिन सूर्यास्त होने से पहले उस जमींदार ने लगान जमा करवाना होता था। अगर वो नहीं करवा पाता तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जमींदार सरकार को जो भू राजस्व लगभग 3,75,00,000 रुपए वार्षिक जमा करवाते थे। यानी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो निश्चित लगान था वो 3,75,00,000 रुपए के आसपास निश्चित किया गया था, लेकिन जमींदार लगभग 13 करोड़ रुपए वसूल करते थे, जिसे ये साफ पता चलता है कि जमींदार किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे। और जमींदार जो है सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल करते थे। इस व्यवस्था में किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था और सरकार को इसे कोई लेना देना नहीं था कि किसानों से जमींदार कितना लगान वसूल कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी भूमि व्यवस्था कैसी है, इसे सरकार को कोई लेना देना नहीं था। स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार की आय इसमें निश्चित हो गई थी। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को ये फायदा हुआ कि सरकार की आय निश्चित हो गई। दूसरा उनको फायदा ये हुआ कि उन्होंने लगान को वसूल करने के लिए कोई कर्मचारी वर्ग नहीं लगाना पड़ा। तीसरा लाभ ये हुआ कि उन्होंने एक स्थायी ये कहें कि एक साझेदार जमींदार वर्ग मिल गया जो हमेशा उनके साथ रहा। आने वाले समय में भी उन्होंने हमेशा अंग्रेजों का ही साथ दिया। उनको एक ऐसा वर्ग उन्होंने यहाँ पर तैयार किया जिसे जमींदार वर्ग कहा जाता है, ये हमेशा इनके साथ ही रहा। और इस बंदोबस्त से नुकसान ये हुआ कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे। दूसरा, जमींदार केवल और केवल लगान वसूल करते थे, भूमि व्यवस्था को सुधार के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो कोई काम नहीं करते थे, जिसे खेती जो है पिछड़ती चली गई। तीसरा, ब्रिटिश सरकार को ये हानि भी हुई क्योंकि ये स्थायी बंदोबस्त था और इस व्यवस्था में वो कर बढ़ा नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने आगे चल कर के अन्य लैंड रेवेन्यू पॉलिसी चलाई, जिसमें आगे है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी जैसे नाम से ही है कि यह बंदोबस्त सीधा किसानों के साथ किया गया था। रैयत माने किसान होता है। ऐसा बंदोबस्त जो अंग्रेजी सरकार ने सीधा किसानों के साथ किया था उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। इसमें बिचौलिए वर्ग यानी जमींदार को हटा दिया गया था। अब सरकार सीधे जो है किसानों से बातचीत करती थी और किसानों को ही भूमि का मालिक मान लिया गया था। इसके बाद इस व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। सबसे पहले थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को भारत में लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से यह प्रणाली सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के
बारामहल जिले में लागू की गई थी। और 1820 में थॉमस मोनरो ने यह व्यवस्था मद्रास में लागू की। इसके बाद बम्बई के कुछ भागों, वर्मा तथा बरार, आसाम व कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा शामिल था। यह बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए किया गया था और इसके बाद लगान अदायगी की समीक्षा होनी थी। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। इस व्यवस्था में अगर समय पर किसान लगान नहीं दे पाता तो किसान को ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं थी। इसमें एक फ़ायदा सिर्फ किसानों को ये था कि एक बिचौलिया वर्ग, जो ज़मींदार वर्ग था, वो हटा दिया गया, लेकिन अब उस बिचौलिया वर्ग का स्थान जो है सरकार ने स्वयं ले लिया और किसानों पर ज़्यादा लगान का बोझ बढ़ा दिया। इसके बाद एक तीसरी व्यवस्था आती है जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया के द्वारा या अपने प्रतिनिधि के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रिटिश सरकार एक पूरे गांव या महल को एक इकाई मान लेती थी और उसमें अगर कोई किसान टैक्स नहीं देता था तो उस किसान का टैक्स भी उस समूचे ग्राम के अन्य लोगों से कलेक्ट करके ही जमा करवा दिया जाता था। हॉर्ट मैकेंजी को इस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। मार्टिन बर्ड्स व जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को लागू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मार्टिन बर्ड्स को तो फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के उत्तरी क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत व पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% थे। इस व्यवस्था में भी किसानों को लगभग 1/2 भाग जो है लगान देना पड़ता था। प्रारंभ में तो यह लगान भूभाटक का 66% निश्चित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 50% निश्चित कर दिया गया था। यह व्यवस्था भी 30 वर्ष के लिए जो है लागू की गई थी। इन तीनों लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में भारतीय किसानों पर और भारत के इकोनॉमिक ढांचे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर आप देखेंगे तो इनसे ये कहें कि बंगाल, बिहार और जहाँ जहाँ पर ये पॉलिसीज लागू की अंग्रेज़ों ने, वहाँ पर इन व्यवस्थाओं का, इन भू राजस्व नीतियों का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम इनके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले ऊंची दर पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था और किसानों से बहुत ज़्यादा भू राजस्व वसूल किया जाता था। लगभग उपज का आधा भाग या उससे ज़्यादा भाग किसानों का लगान में ही चला जाता था। दूसरा, सख्ती से लगान की वसूली करना। इस व्यवस्थाओं में सरकार सख्ती से लगान वसूल करती थी। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो ज़मींदार या सरकार जो है उसके अन्य या उसकी ज़मीन को नीलाम करके लगान की वसूली कर लेती थी, यानी सख्ती से लगान की वसूली की जाती थी। तीसरा इम्पैक्ट है ऋणग्रस्तता। इसका मतलब ये है कि
सरकार को या ज़मींदारों को लगान देने के लिए किसान साहूकारों से ऋण ले लेता था, और एक बार जो किसान साहूकारों से या सूदखोरों से ऋण ले लेता था, वो और उसकी कई पीढ़ियाँ उस ऋण को चुकाने में ही चली जाती थी, क्योंकि उस समय किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे और ज़्यादा ऋण लेते थे उनसे। उनसे जो है गलत अंगूठे लगवा करके उन उनको जो है उनसे ज़्यादा ऋण वसूल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अंत में किसान जो है उस ऋण को चुकाते चुकाते अपनी ज़मीन को भी जो है सूदखोरों के पास गिरवी रख देता था, और अंत में वो किसान और उसकी आने वाली संतानें वो इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाते थे, और अंत में उन्होंने अपनी ज़मीन ही उसको देनी पड़ती थी, सूदखोर को। तीसरा इसका ये प्रभाव पड़ा कि एक भारत में अंग्रेज़ों को एक नया सहयोगी वर्ग मिल गया, जिसको जमींदार वर्ग के नाम से जाना जाता है, और इस वर्ग ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया, और ये हमेशा इनका वफादार बना रहा। इस व्यवस्था का एक और बुरा प्रभाव यह पड़ा कि भारत में गरीबी, अकाल, भूखमरी बढ़ी। इसके पीछे कारण ये था कि कृषि में गतिहीनता व पिछड़ापन आ गया था, क्योंकि सरकार या जमींदार सिर्फ टैक्स वसूल करने में ध्यान देते थे। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि कृषि में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। उनको तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करना था। न तो जमींदारों ने न ही सरकार ने कृषि सुधार के लिए कोई प्रयत्न किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कृषि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और कृषि पिछड़ती चली गई, और उनमें उत्पादन घटता चला गया, जिसके कारण भारत में गरीबी, अकाल और भूखमरी बढ़ी, और बहुत सारे इन अकालों के कारण बहुत सारे भारतीय लोग जो है मृत्यु का ग्रास बने। और ऐसी व्यवस्था में ही एक और अन्य इम्पैक्ट ये पड़ा कि किसान विद्रोह हुए। आप देखोगे कि बाद में फ्रीडम मूवमेंट के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों ने अपनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए, लगान व्यवस्था को कम करने के लिए बहुत सारे विद्रोह किए हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भारत में अंग्रेज़ों के लिए तो लाभदायक रही, लेकिन इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, भारतीय किसानों को बर्बाद कर दिया, भारतीय खेती को उजाड़ दिया, जिसे भारत में गरीबी बढ़ी, अकाल बढ़ा, भूखमरी बढ़ी।